शो अवधनामा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इतिहास की धारा आगे बढ़ रही है और इस कार्यक्रम का जो मूल मंत्र है उस पर मैं फिर से आता हूं। पढ़ो। पूरी दुनिया भारत आती है, पूरी दुनिया भारत आती रही ज्ञान के लिए, और भारतीय पूरी दुनिया पर निर्भर हैं ऐशो आराम के लिए। ये आप में से लगभग सभी लोगों ने इस आदमी का नाम सुना होगा, ह्वेनसांग। आज इस पर चर्चा करूंगा। गुप्तोत्तर काल का एक नायक है ह्वेनसांग। भारत के इतिहास और संस्कृति से एक विशेष जुड़ाव ह्वेनसांग। चाइना जो आज शक्ति है उसके पीछे ह्वेनसांग की एक अहम भूमिका। हमारे यहां जो बच्चे तैयारी करते हैं वनडे एग्जाम की, उन्होंने रट रखा है सिर्फ ह्वेनसांग ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया। इस आदमी की कीमत चाइना से आया ज्ञान की तलाश में, चीन से। पढ़ो, यहां से ज्ञान लेकर गया और चाइना आज महाशक्ति उस ज्ञान के आधार पर। क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, और समझो क्योंकि उन्नति करना है। सारा खेल इस सूत्र में समाया हुआ है। गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल किसका दौर है? सामंतवाद का। सामंतवाद क्या है अब तक सबको स्पष्ट हो चुका है। नहीं भी स्पष्ट हुआ तो आपको बस एक तरफ देखना है, अफगानिस्तान। आज के अफगानिस्तान की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बस उस पर एक नजर दौड़ानी है। सामंतवाद का प्रतीक के रूप में मैं उसकी चर्चा करता हूं, प्रतीक। और पूंजीवाद का प्रतीक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जैसा मैंने आपसे कहा ना कि द्वितीय नगरीय क्रांति शुरू कहां से हुई? 6th सेंचुरी BC से। प्रोत्साहन कहां मिला? मौर्य काल में। पीक पे कहां पहुंची? मौर्योत्तर काल में। वैसे ही सामंतवाद की शुरुआत कहां से हुई? गुप्त काल में। प्रोत्साहन कहां मिला? गुप्तोत्तर काल में। और पीक पे कहां पहुंची? राजपूत काल में। बस एक डायग्राम आपको बना लेना है, एक पेज लेना है प्लेन, उस पे एक तरफ लिखना है नगरीय क्रांति और दूसरी तरफ लिखना है सामंतवाद। और फिर अब जिस राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्था का जन्म हुआ गुप्त काल में, वो पूरी धारा आगे बढ़ेगी गुप्तोत्तर काल में, और वही पूरी धारा चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी राजपूत काल में। आर्थिक धारा, आर्थिक धारा पहला नगर। नगरों का जीवन कहीं ना कहीं स्थिर हुआ गुप्त काल में। गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में पाटलिपुत्र गांव बन गया था। कौन कह रहा है? ह्वेनसांग। पाटलिपुत्र गौरव है द्वितीय नगरीय क्रांति का। राजधानियों को याद रखिएगा, द्वितीय नगरीय क्रांति का जो गौरव है वह है पाटलिपुत्र, और सामंतवाद का जो गौरव है वह है कन्नौज। अब सत्ता बदलेगी, अब स्थान बदलेगा, अब नाम बदलेगा। तो ये जो 4 स्तंभ है इकोनॉमी के, नगर, गुप्त काल में नगरीय व्यवस्था में परिवर्तन, बदलाव। गुप्तोत्तर काल में उन पुराने नगर, जो वैभवशाली नगर थे, उनकी सूचना नहीं मिलती। नगरों का ह्रास, डिक्लाइन ऑफ सिटीज। और राजपूत काल में निम्नतम स्तर पर
जैसे आज अफगानिस्तान में सिटीज हैं, हेलमंद, हेरात, काबुल, लेकिन कोई उत्पादन का केंद्र है अफगानिस्तान में? कोई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है? जैसे अमेरिका में आज, यूएस में डेट्रॉइट किस चीज के लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए। शिकागो किस लिए फेमस है? मीट इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। ऐसा कोई सेंटर अफगानिस्तान में? तो अफगानिस्तान में शहर हैं सत्ता के केंद्र के रूप में। ऐसे राजपूत काल में शहर हैं, कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती, या तो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती है या निम्नतम। तो जो नगर है वो राजपूत काल में निम्नतम स्तर, नीचे पहुंच गए। वो जो बड़े बड़े उत्पादन केंद्र मौर्य काल और 6ठी शताब्दी बीसी में दिखाई पड़ रहे, खत्म। श्रेणी व्यवस्था गुप्त काल में परिवर्तित हो रही है। गुप्तोत्तर काल में और राजपूत काल में विलुप्त। उसकी जगह पर कौन आ गया? जजमानी। मुद्रा अर्थव्यवस्था गुप्त काल में प्रहार। मुद्रा अर्थव्यवस्था पर प्रहार गुप्त काल में। मैंने बताया सोने के सिक्कों में मिश्रित है, मिश्रण है। सोने की जो धातु है उसकी परसेंटेज कम है। तांबे के सिक्कों पे, चांदी के सिक्कों पे सोना चढ़ा हुआ है। फायहान कहता है कौड़ियों में आदान प्रदान हो रहा है। गुप्तोत्तर काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका। राजपूत काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था का अंत। मुद्रा का अंत नहीं, मुद्रा अर्थव्यवस्था का अंत। तो नगर, श्रेणी, मुद्रा, उत्पाद, प्रोडक्शन में विशेषीकरण। यह बड़ी अनोखी बात है कि उत्पादन में विशेषीकरण। हां, किसकी वजह से? जाति व्यवस्था की वजह से। चर्चा करेंगे। तो आप एक अर्थव्यवस्था का चार्ट बनाइए चारों पैमानों पर। गुप्त काल, गुप्तोत्तर, राजपूत। फिर पहला लिखिए नगर, फिर लिखिए मुद्रा अर्थव्यवस्था, फिर लिखिए श्रेणी, फिर लिखिए उत्पाद, और फिर चारों की कंडीशन अपने एक एक लाइन में लिखते चले जाइए। राजनीति, राजनीति गुप्त काल, स्वरूपगत परिवर्तन, फॉर्म चेंज हो गया मौर्य काल की तुलना में। राजा धर्म के अधीन हो चुका है। मंत्रिपरिषद ब्राह्मणों से चुनी जा रही है, मुख्यतः ब्राह्मणों से। प्रशासन हेरिडिटरी। स्थायी सेना का बृहद वर्णन का अभाव। वो जो मौर्य काल है, जो मैंने आपको पिछला चार्ट बनाया, गुप्तोत्तर काल में सामंतवादी, राजपूत काल में पूर्णतः सामंतवादी। राजा श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी और गुप्त वंश का पतन। लेकिन गुप्तोत्तर काल में एक नायक का फिर उदय हो रहा है। थोड़ी सी चर्चा उस पर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। थोड़ी सी चर्चा उस व्यक्ति पर करूंगा, हर्षवर्धन। इतिहास की बड़ी सारी किताबों में उस व्यक्ति के बारे में लिखा है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। सम्राट शब्द इस्तेमाल करें तो मान सकते हैं, लेकिन अगर कहें भारत का अंतिम हिंदू राजा, आरंभ में वो शैव धर्म को मानने वाला है, लेकिन बाद में बुद्ध धर्म से बहुत प्रभावित है। दो लोगों की वजह से, एक अपनी बहन की वजह से राजश्री, और दूसरा हुएनसांग की वजह से। हर्षवर्धन महानायक, प्राचीन काल का अंतिम महानायक, अंतिम हिंदू सम्राट नहीं, अंतिम महानायक। नायक कौन? आप सभी हीरो बनना चाहते हैं, और आप सभी क्या, हम सभी हीरो बनना चाहते हैं। हीरो मतलब जिसकी चर्चा हो, जिसके पीछे लोग दौड़ें, जिसके साथ सेल्फी लें, ऑटोग्राफ लें। हम सभी बनना चाहते हैं, लेकिन सब नायक नहीं बन पाते। महानायक तो बहुत दूर की बात है। उसकी वजह भाग्य है? बिल्कुल नहीं। उसकी वजह भगवान है? बिल्कुल नहीं।
उसकी वजह अगर भाग्य और भगवान होता तो कालिदास महानायक कभी नहीं बनते। कालिदास की कहानी आप सबने सुनी ही होगी। विद्योत्तमा राजा की बेटी है, खूबसूरत है, विद्वान है। खूबसूरती, विद्वता, धन, ये सब व्यक्ति के अहंकार को मजबूत करते हैं। व्यक्ति, मनुष्य के पास अहंकार होता ही है, उसको तीन चीजें बहुत मजबूत करती हैं। चौथा भी है एक, तीन बहुत मजबूत करती हैं। पहला सौंदर्य, दूसरा विद्वता, तीसरा धन और चौथा पद। राजा की बेटी सुंदर, विद्वान, वरुचि उसके गुरु थे और जो भी उससे शास्त्रार्थ करता उसको हरा देती। हराती नहीं, बेइज्जती करती। एक बार तो गुरु वरुचि की ही बेइज्जती कर दी। गुरु को बड़ा ठेस लगी कि अच्छा, हमारा ही शिकार करोगी। और विद्योत्तमा का कहना था कि मैं उस व्यक्ति से शादी करूंगी जो मुझसे ज्ञान में श्रेष्ठ हो। स्त्री यानी भगवान, और भगवान उसी व्यक्ति को दर्शन देता है जो उसको टक्कर दे। भगवान और स्त्री को दो तरह के लोग पसंद नहीं। एक भिखमंगे, भगवान हमको नौकरी दिला दो, हमको पास करा दो। अरे प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें दिमाग दिया, मैंने तुम्हें शरीर दिया, आंखें दिया, कुछ काम खुद भी कर लो। आप अगर कहानियां पढ़ो पुरानी तपस्या की, कि भगवान किसी को मंदिर में नहीं मिले। अगर आप भारत की प्राचीन कहानियां पढ़ो तो भगवान किसी को मंदिर में नहीं मिला। मंदिर एक जगह है जहां पर जाकर आप आराधना कर सकते हैं। मंदिर एक स्कूल है जो आपको ट्रेन करेगा। लेकिन शायद ही किसी को भगवान मंदिर में मिला हो। एक अच्छा एग्जाम्पल है बहुत तगड़ा मंदिर में मिलने का, वह है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। बाकी भगवान हर उस आदमी को मिला जिसने तपस्या की, कोई जंगल में, कोई पहाड़ में। रावण भले ही राक्षस कुल में पैदा हुआ, लेकिन उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली है कि भगवान शंकर को उतरना पड़ा, और सिर्फ उतरना ही नहीं पड़ा, वरदान भी देना पड़ा। स्त्री और परमात्मा अपने से श्रेष्ठ को ही सम्मान दे सकते हैं। नियम है ये। तो विद्योत्तमा ने कहा कि मैं शादी उस व्यक्ति से करूंगी जो मुझसे ज्यादा विद्वान हो। गुरुदेव वरुचि अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे। एक आदमी देखे कि पेड़ पे बैठा हुआ और जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है। उन्होंने कहा बस 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 बस, विद्योत्तमा से बदला लेने में यही आदमी काम आएगा। गुरुजी बदला ले रहे हैं, गुरुओं को बदला नहीं लेना चाहिए। जिसके अंदर अहंकार है वो टीचर नहीं हो सकता। जब सिखाना है, शिक्षक में कई सारी चीजें नहीं हो सकती, उनमें से एक चीज है अहंकार। इसीलिए तो दुनिया का महानतम शिक्षक है सुकरात। कहता मैं कुछ जानता ही नहीं। जब जब मैं सोचता हूं कि मुझे कुछ पता है, तब तब मुझे अपनी अज्ञानता का एहसास होता है। गुरुजी बदला ले रहे हैं अपनी स्टूडेंट से। उन्होंने कालिदास को तैयार किया। बोले वाह गुरु, बहुत बढ़िया। उनको लगा तो महामूर्ख है। उन्होंने कहा तेरी शादी कराऊंगा बड़ी सुंदर लड़की से, राजा की बेटी है, बहुत पढ़ी लिखी। अरे उसने कहा महाराज जी काहे मजा ले रहे। बोले नहीं नहीं कराऊंगा, बस तुम कुछ बोलना मत। महाराज जी सजा वजा के ले गए विद्योत्तमा के पास। बोले ये श्रेष्ठतम विद्वान, लेकिन ये इशारों में जवाब देते हैं, बोलकर जवाब नहीं देते।
तुम प्रश्न पूछना, ये जवाब देंगे, मैं उस जवाब को डिफाइन करूंगा। विद्योत्तमा ने पूछा कि आत्मा क्या है? कालिदास ने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, इन झापड़ मारेंगे, मुक्के मारेंगे, लेकिन गुरुदेव ने उसको डिफाइन किया कि कालिदास महाराज कह रहे हैं कि एकमात्र सत्ता जो समस्त द्रव्य और चेतना का योग है। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा समझदार आदमी है। विवाह हो गया। ऐसे कई सारे प्रश्न जवाब, सवाल जवाब हुए और कालिदास ने हर सवाल का जवाब दिया अपने ढंग से। विवाह हो गया। विवाह हो गया तब विद्योत्तमा को पता चला कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ, ये तो बहुत बड़ा जाहिल है, और विद्योत्तमा ने बेइज्जती करके भगा दी। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। चाहे चाणक्य बनना हो, चाहे गांधी बनना हो, चाहे अंबेडकर बनना हो, बेइज्जती बहुत जरूरी है। ज्यादा तारीफ हो जाए तो अलर्ट हो जाया करिए। जो आप पर कठोर है वो आपको बना रहा है, और जो आप पर मुलायम है वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। जो आप पर कठोर है, मां बाप, हर बच्चे को लगता है कि मेरे मां बाप मेरे दुश्मन हैं। 10 से 25 तक, और 35 से 55 तक उसी व्यक्ति को लगता है कि मम्मी पापा जो कहते थे वो सही था। जो आप पे कठोर है वो आपको बनाना चाहता है, और जो आपके साथ मुलायम है वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। एक और उदाहरण हमारे मित्रों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, वो जो निराश है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझको तो मैसेजेस आते रहते हैं, मेल आते रहते हैं, सर हम इंटर में 2 बार फेल हुए। अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारे अंदर तो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है। ये स्कूल, ये डिग्रियां, ये कॉलेज, ये व्यक्ति का पैमाना नहीं है। ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में आपने अच्छा परफॉर्म किया, उसी परिस्थिति में आपने थोड़ा सा बुरा परफॉर्म किया, लेकिन वो पैरामीटर नहीं है। भारत में एग्जीक्यूटिव के लिए परीक्षा होती है, जुडिशरी के लिए परीक्षा होती है, लेजिस्लेचर की कोई परीक्षा नहीं होती। आईएएस बनने के लिए प्री मेंस इंटरव्यू देना है, जज बनने के लिए मेंस इंटरव्यू देना है, प्रीलिम्स भी देना है। एमएलए बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं है, एमपी बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं है। कभी गौर किया है? प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं है, क्योंकि भारत को इस बात की समझ है कि राजा को समझदारी चाहिए। ज्ञान तो उसके दरबारियों के पास होता है। सीएम है, उसका चीफ सेक्रेटरी है। अब सीएम से किसी ने पूछ लिया अमेरिका की राजधानी, वो चीफ सेक्रेटरी से कह देगा बता, अब बता इसको अमेरिका की राजधानी क्या है, बता दे। वो जो उसके साथ चीफ सेक्रेटरी चल रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। तुम देखते नहीं गौर करके चीजों को, इसीलिए परेशान होते हो। राजा को उसका दिमाग खुला होना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए, चीजों की कनेक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए, बस। और उसके बाद कालिदास की जब बेइज्जती हुई और बाहर निकले तो संतों और गुरुओं के शरण में रहे, ध्यान किया, साधना किया, और अंग्रेजों ने जब उनके ग्रंथ का ट्रांसलेशन किया तो कहा भारत का शेक्सपियर, महानतम कवियों में से एक, मलविका अग्निमित्रम, मलविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी, अभिज्ञान शकुंतलम। भारत की कई सारी यूनिवर्सिटियों में जो एमए का कोर्स है उसमें वो सिलेबस में है अभिज्ञान शकुंतलम। स्त्री पर बेहद चर्चा, बृहद। स्त्री की इतनी चर्चा किसी और ग्रंथ में दुनिया में हुई नहीं। स्त्रियों की 30 प्रकार की मुस्कान होती है। अंग्रेजों ने जब पहली बार ट्रांसलेट किया, बोले यार ये आदमी कहां है, इसको पकड़ के लाओ।
बोले साहब अब तो नहीं है। बोले इतना टाइम था इसके पास। जिस आदमी को जाहिलियत की वजह से उसकी पत्नी ने निकाल दिया, आज वो दुनिया के इतिहास में एक महानतम कवि है। तभी तो मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि बस तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि तुम्हारी कमजोरी सिर्फ मानसिक है, तुम्हारा भय सिर्फ मानसिक है। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। और एक बार तुमने उस कमजोरी और भय का उन्मूलन किया, तुम कालिदास बनकर बाहर आ गए। आम आदमी जिसको संकट कहता है, नायक उसको चुनौती कहता है। और जीवन है क्या? चुनौती। आम आदमी के लिए चीजें संकट हैं, नायक और महानायक के लिए चीजें चुनौती हैं। और हर्षवर्धन नायक भी है और महानायक भी है, प्राचीन भारत का अंतिम महानायक। कैसे? पहली बात, पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे, अब देखो कैसे व्यक्ति महानायक बनता है। परिवार को संकट से बाहर निकाला, विषम परिस्थिति, पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, भाई राज्यवर्धन की हत्या, बहनोई गृहवर्मन की हत्या। इन लोग का पावर सेंटर थानेश्वर हरियाणा में है, कन्नौज कानपुर के पास। थानेश्वर इन लोग का अड्डा, कन्नौज का राजा गृहवर्मन जिससे इनकी बहन की शादी हुई राजश्री की, और वैवाहिक रिश्ते राजनीतिक रिश्ते का आधार होते थे। तो थानेश्वर ने कन्नौज में शादी की कि उत्तरापद पर हमारा दबदबा रहेगा। उत्तरापद का संबंध किससे है? सिल्क रेशम मार्ग से। तो मालवा का राजा, मालवा रास्ता कहां का है? गुजरात का। मालवा के राजन ने गृहवर्मन की हत्या कर दी शशांक से मिलकर, बंगाल के राजा, गौर के राजा शशांक से मिलकर। तो पिता की मृत्यु, भाई की हत्या, बहनोई की हत्या। परिवार संकट में, कुल संकट में, राज्य संकट में, और इस संकट में उस आदमी का पदार्पण होता है। गौर से सुनिएगा। पिता की मृत्यु, भाई की हत्या, बहनोई की हत्या, और मालवा का राजा देवदत्त बंगाल के राजा गौर से मिलकर उत्तर पथ पर अपना दबाव बनाने के लिए बेचैन, क्योंकि उत्तरापथ पर जिसका कब्जा होगा वो पूरे रेशम मार के व्यापार को कंट्रोल में लेगा। यह परिस्थिति है। आम आदमी के लिए तो यह संकट है, लेकिन यही तो अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही संकटों में तो योग्य जो व्यक्तित्व हैं वो निखर कर सामने आते हैं। संकट योग्य व्यक्तित्व के लिए अवसर होता है। हैदर अली मैसूर में, संकट जो है, संकट वो योग्य व्यक्ति के लिए अवसर होता है। उस अवसर में अगर आपने अपने आप को साबित किया तो दुनिया ताली बजाएगी, वाह। और इस परिस्थिति में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर। अब देवदत्त किससे अलाई किया हुआ है? बंगाल के राजा गौड़ से। तो देवदत्त ने अलाई किया असम के राजा से, कामरूप के राजा से, भास्कर वर्मन। कन्नौज को टेक ओवर किया, बहन को खोज निकाला, और यहां से उससे कैरियर की शुरुआत। तो पहला काम, परिवार कुल राज्य को संकट से बाहर निकाला गद्दी पर बैठते ही। दूसरा काम, उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर कब्जा। तीसरा, दक्षिणापथ पर नजर, कि अगर दक्षिणापथ भी हाथ में आ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि दक्षिणापथ अगर हाथ में आया तो रेशम और मसाले का व्यापार हाथ में आया। लेकिन वहां बेचारे को एक सशक्त अपोनेंट का से सामना हुआ, और उस सशक्त अपोनेंट का नाम है पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य राजा। दक्षिणापथ पर घुसने की तमन्ना धूमिल हुई। और चौथा, हुएनसांग। इस काल का जो सबसे महानतम व्यक्तित्व है वह है ह्यूएनसांग। चीन से आया ज्ञान की खोज में। भारत मतलब ज्ञान, पूरी दुनिया भारत आती है ज्ञान के खोज में। फाइहान आया, इत्सिंग आया, सब चाइनीज हैं। ह्यूएनसांग और भारतीय
पूरी दुनिया जाते हैं ऐशो आराम के खोज में। दुबई जाते हैं, दुबई, कहते भैया दुबई की नाइट लाइफ बहुत अच्छी। बैंकॉक, थाईलैंड, लास वेगास, और फिर वहां से लौट के आके कहते हैं हमारा देश रहने लायक नहीं है, यहां के लोग बहुत चीप हैं। तो चले जाओ, तुमको कोई रोक रहा है? भारत से व्यक्ति निकला तो मशाल लेकर निकला, रोशनी लेकर निकला, और पूरी दुनिया में रोशनी फैलाई उसने। विवेकानंद, बाबा रामदेव, सदगुरु, पंडित श्री श्री रविशंकर, आचार्य रजनीश, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हर्षवर्धन ने इस व्यक्ति के प्रभाव में आया वो व्यक्ति, उसने 2 बुद्धिस्ट असेंबलियां की, एक कन्नौज में की और एक प्रयाग में किया। प्रयाग में दंगा भी हुआ, वहां दंगा भी हुआ, आग लगी पंडाल में और कांड भी हुआ वहां पर। लेकिन ह्वेनसांग बड़ा प्रशंसक है हर्ष का, बड़ा प्रशंसक है। पुलकेशिन से युद्ध के मामले में शांत रहता है, लेकिन अब गुप्तोत्तर काल में जो सामंतवाद की धारा की नींव पड़ी थी गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में वो धारा मजबूत हुई। अब सामंतवाद पे एक नजर डालेंगे। सामंतवाद की जो धारा पैदा हुई गुप्त काल में, क्या मिला सामंत को? इलाहाबाद मिला। इलाहाबाद का क्या मिला? रेवेन्यू मिला। रेवेन्यू के साथ क्या मिला? वहां की जनता मिली। जनता के साथ दिग दिगांतर तक मिला। जो भूमि अनुदान गुप्त काल में है उसके ये 3 लक्षण हैं। इलाहाबाद मिला, अवध ओझा को इलाहाबाद मिला, भूमि अनुदान। तो अवध ओझा को पहला क्या मिला? इलाहाबाद की रेवेन्यू पर अधिकार मिला, इलाहाबाद की जनता पर अधिकार मिला, इलाहाबाद की जो भूमि अनुदान है वो दिग दिगांतर तक हमेशा के लिए। गुप्तोत्तर काल में इस धारा में एक कड़ी और जुड़ गई। अब सामंत को अपने क्षेत्र का न्यायिक अधिकार भी मिल गया, सामंत और ताकतवर हो गया। गुप्तोत्तर काल में चौथी चीज मिल गई, न्यायिक अधिकार। न्यायिक, न्याय का संबंध किससे है? शक्ति से। जब गरीब आदमी पीड़ित होता है तो कहता है भैया भगवान न्याय करेंगे। भैया आपके घर में जो निर्णय ले रहा है वो ताकतवर है। निर्णय और न्याय का संबंध है ताकत से। गुप्त काल में सामंतवाद की धारा शुरू हुई। सामंत को 3 चीजें मिली थी। रेवेन्यू मिला था, जनता मिली थी, और अनुदान दिग दिगांतर तक के लिए मिला था। गुप्तोत्तर काल में एक और चीज आ गई, न्याय। यानी सामंत की शक्ति और बढ़ी, और जब सामंत की शक्ति और बढ़ी तो राजा कमजोर हुआ। अब गौर करिए, परिस्थिति को गौर करिए। सामंतवादी ताकत मजबूत हो रही है, छोटे छोटे सामंत ताकतवर हो रहे हैं, मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा है। अब राजा के पास इतनी पैसा नहीं कि स्थायी सेना खड़ी कर ले, और ऐसी परिस्थिति में जैसे ही कोई योग्य अयोग्य व्यक्ति आएगा, केंद्रीय सत्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए हर्षवर्धन के बाद पूरे उत्तर भारत में आपको छोटे छोटे राज्य दिखाई पड़ेंगे। ये जितने भी सामंत थे सब ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, और उसी काल को कहते हैं राजपूत काल। वो जो केंद्रीय सत्ता आपको मौर्य काल में दिखाई पड़ रही है कि पाटलिपुत्र से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप प्रशासन, वो जो केंद्रीय सत्ता आपको गुप्त काल में दिखाई पड़ रही है, वो जो केंद्रीय सत्ता आपको सल्तनत काल में दिखाई पड़ रही है, वो जो केंद्रीय सत्ता आपको मुगल काल में दिखाई पड़ रही है, वो राजपूत काल में नहीं है। अब ये सामंत अपने अपने क्षेत्र के राजा हो गए। सैन्य शक्ति इनके पास, कर इनके पास, जनता इनके अधीन, इनका क्षेत्र इनके पास दिग दिगांतर तक, न्यायिक शक्ति इनके पास। तो ये सब छोटे छोटे राजा हो गए, और इन छोटे छोटे राजाओं ने हर्षवर्धन के पश्चात किसी योग्य व्यक्ति के अभाव में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और इसी को कहते हैं राजपूत काल। तो अब सामंतवाद की शुरुआत गुप्त काल, सामंतवाद को प्रोत्साहन गुप्तोत्तर काल, और सामंतवाद का चरमोत्कर्ष राजपूत काल।
अर्थव्यवस्था, सामंतवादी गुप्त काल, सामंतवादी अर्थव्यवस्था सशक्त हुई गुप्तोत्तर काल, और सामंतवादी अर्थव्यवस्था विकसित रूप में राजपूत काल। सामंतवादी राजनीति की शुरुआत गुप्त काल, सामंतवादी राजनीति मजबूत हुई गुप्तोत्तर काल, सामंतवादी राजनीति का चरमोत्कर्ष राजपूत काल। इतिहास की जब मैंने शुरुआत की तो मैंने आपको कई परिभाषाएं दी, उसमें मैंने आपको एक बात कही कि इतिहास शिक्षक है। शिक्षक जीवंत विषय है वर्तमान को सुधारने के लिए, और जो शिक्षक सुधार करके उन्नति ना करा पाए तो शिक्षक बेकार है। इस देश की कई कमियां रही जिसकी वजह से इस देश को समय समय पर बड़ा दंश झेलना पड़ा। उसमें से एक जो सबसे बड़ी कमी रही वो ये है कि ये देश इतिहास के महत्व को पूरी तरह कभी समझ नहीं पाया। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको हर व्यक्ति अपनी विचारधारा का रंग पहनाता है। अगर कल ये देश कम्युनिस्ट बन जाए, सारा इतिहास बदल जाएगा, सारे नायक बदल जाएंगे, सारी घटनाएं बदल जाएंगी, और सबसे बड़ी बात तो एयरपोर्टों के नाम बदल जाएंगे। भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसलिए आप बहुत ज्यादा इतिहास को लेकर परेशान मत हुआ करिए। इतिहास, जब भी कोई व्यक्ति सत्ता में आया, जब भी कोई व्यक्ति सत्ता में आया, उसने इतिहास का उपयोग किया अपनी विचारधारा को सशक्त करने में। लेकिन इतिहास का जो मूलभूत रोल है वह है शिक्षक का। अशोक का उत्थान और उसकी महानता, औरंगजेब की गलतियां और उसका पतन, ये सीखना है, इसमें दुखी नहीं होना। इतिहास की इस धारा को मैंने जैसे शुरुआत में कहा डार्क एज, एक वर्ड ये भी आता है कि राजपूत पीरियड इज द डार्क एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। पतन और परिवर्तन में फर्क है। ये जो गुप्त काल है, यहां से परिवर्तन हो रहा है धारा का। सामंतवादी धारा, सामंतवादी धारा के अपने लक्षण है, पूंजीवादी धारा के अपने लक्षण है। तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ। 6th सेंचुरी बीसी, पोस्ट मौर्य, कौन सी धारा? पूंजीवादी धारा। नगरीय धारा, नगरीय क्रांति की धारा। वहां प्रशासन और राजनीति किससे केंद्रित है, किसके कंट्रोल में है? धन के कंट्रोल में। आप एक ऐसे ग्राफ बनाओ, ग्राफ, और आप दोनों धाराओं को लिखो। 6ठी शताब्दी बीसी से मौर्योत्तर पहली धारा, गुप्त से राजपूत दूसरी धारा। तो जो 6ठी शताब्दी बीसी से मौर्योत्तर धारा है, उस तरफ आप लिखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो गुप्त काल से गुप्त राजपूत काल की दूसरी धारा है, वहां आप लिखो अफगानिस्तान। यूनाइटेड स्टेट्स के बगल में आप लिखो पूंजीवादी धारा। गुप्तोत्तर काल राजपूत काल के बगल में आप लिखो, अफगानिस्तान के बगल में आप लिखो सामंतवादी धारा। अब दोनों धारा के लक्षण नोट डाउन करो। आज अमेरिका की राजनीति, अमेरिका का समाज किससे प्रभावित है, किससे नियंत्रित है? धन से। अफगानिस्तान की राजनीति और अफगानिस्तान का समाज किससे नियंत्रित है? धर्म से। परिवर्तन देखो, दोनों धाराओं के लक्षण देखो। समझो, तब यूपी की गरीबी समझ में आएगी, तब बिहार की गरीबी समझ में आएगी, तब स्त्री की दशा समझ में आएगी। आज अगर आप ये कहो कि मौलानाओं ने अफगानिस्तान की स्त्रियों को परेशान कर रखा है, मौलानाओं ने अफगानिस्तान की स्त्रियों का शोषण कर रखा है, ये तो आम आदमी को नजर आ रहा है।
वो जो जीवित दिमाग है उसको क्या नजर आ रहा है कि अर्बन अर्थव्यवस्था का अभाव है, नगरीय अर्थव्यवस्था का अभाव है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का अभाव है। इससे क्या हो रहा है? रोजगार नहीं है, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, और जहां भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी वहां सामाजिक स्वतंत्रता कभी नहीं होगी। गुलाम कौन? जिसके पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसीलिए तो उसके पास सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है। तो अब एक पेपर दोनों तरफ आप रखो। एक तरफ अब मैंने कहा आप लिखो 6th सेंचुरी बीसी से मौर्योत्तर, एक तरफ गुप्त से राजपूत। पहले पेज पर आप लिखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बगल लिखो पूंजीवादी धारा, इधर लिखो अफगानिस्तान सामंतवादी धारा। ये पूंजीवादी धारा किससे चल रही है? धन से। ये धारा किससे चल रही है? धर्म से। आज अफगानिस्तान को देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ इस्लाम कर रहा है, इस्लाम की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां धन नहीं है वहां भी तो संचालन की जरूरत है, वहां भी तो व्यवस्था की जरूरत है। तो उस व्यवस्था को बिना पैसे के कौन निभाएगा? धर्म। अफगानिस्तान में बस एक चीज देखना है कि कौन आदमी धर्म का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि सुव्यवस्थित प्रशासन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। धन नहीं है, सैलरी नहीं दी जा सकती। अब पूंजीवादी धारा में आजादी दिखाई पड़ेगी, लिबर्टी दिखाई पड़ेगी। जहां आर्थिक स्वतंत्रता है आजादी होगी। आप देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाइट क्लब्स, नाइट लाइफ, वहां के बीचेस, वहां लड़का लड़का से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है। धन। फिर आप जब अफगानिस्तान देखोगे वहां बंधन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो भी आदमी स्वतंत्र होने की सोचेगा समाज के लिए आदर्श बन जाएगा, समाज को अव्यवस्थित करेगा। अब एक औरत अगर काबुल की सड़क पर बिना बुर्का के चल रही है तो दूसरी नकल करेंगी, पुलिस है ही नहीं। तो एक धारा में आपको आजादी दिखाई पड़ेगी, दूसरी धारा में आपको बंधन दिखाई पड़ेगा। फिर पूंजीवादी धारा में आप देखोगे कानून का राज है। कानून, यूएस कानून का राज है, लॉ। कानून अनुमति देता है कि नहीं? व्यवस्थित प्रशासन, व्यवस्थित राजनीति, व्यवस्थित अर्थव्यवस्था, कानून को बनाने वाले, कानून को चलाने वाले, कानून को इंप्लीमेंट करने वाले सब मौजूद हैं। एक बृहद जुडिशियल व्यवस्था मौजूद है। लेकिन अफगानिस्तान में नीति का राज है, नीति, इथिक्स, मॉरल। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हिस्ट्री, इतिहास आमतौर पर दो लोगों के लिए लिखा जाता है, एक शाही वर्ग के लिए, एक आम आदमी के लिए। अब शाही वर्ग जब इसे देखेगा तो सीखेगा, समझेगा। यूपी और बिहार में अगर जातिवाद को कंट्रोल करना है, संप्रदायवाद को कंट्रोल करना है, स्त्री की दशा को इंप्रूव करना है, तो उसके दिमाग में बस एक बात आएगी कि आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास करो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, इंडस्ट्री लगाओ। इसीलिए तो बार बार मैं आपसे कहता हूं, और एक बार यूपी में समृद्धि आ गई, बिहार में समृद्धि आ गई, और हर आदमी, छोड़िए हर आदमी, 80% आदमी होंडा सिटी पे चलने लगा, तो घर घर में मंदिर बन जाएगा। पैसा ही इतना है। पतन और परिवर्तन, इसकी मैं चर्चा कर रहा था। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब महान इसलिए हैं कि वो समझते हैं इतिहास को, वो व्यवस्था पर प्रहार करते हैं, क्योंकि दोषी कौन है? व्यवस्था, व्यक्ति दोषी नहीं है। आज अफगानिस्तान में स्त्रियां, समाज बंधन में है, धर्म का शासन बंधन में ही होता है। जहां धन का शासन होगा वहां बंधन नहीं होगा। मौलाना दोषी नहीं है,
व्यवस्था का स्वरूप वैसा है। जागो प्रभु, जागो। यह गुप्त काल से राजपूत काल की व्यवस्था है, सामंतवादी। अभी तो मेन मुद्दे पर मैं अगले एपिसोड में आऊंगा। समाज, सामंतवादी समाज। आप में से बहुत सारे लोग, और किताब लेकर आऊंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। किताब वो भी दिल्ली प्रेस से प्रकाशित, सरकार की प्रेस से। आप भटके ना, आप परेशान ना हो, और देखें कैसे समाज बदलेगा। बुद्ध का शिष्य उपाली नाई है। उपाली नाई, सारे पुत्र ब्राह्मण साथ में रह के पढ़ रहे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था है। कौन कह रहा है कि 3000 साल से विशेष वर्ग को शिक्षा का अधिकार नहीं था? व्यवस्थाएं तो डॉक्टर अंबेडकर विद्वान हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं कि व्यवस्था का स्वरूप होता है। अगले एपिसोड में 2 बड़े खुलासे, समाज, जाति व्यवस्था कैसे पैदा हुई, स्वरूप क्या था, स्त्री, बाल विवाह, सती प्रथा, और 2 नए वर्ग का उदय, कायस्थ वर्ग और राजपूत। भारत में 95% को लगता है कि क्षत्रिय ही राजपूत हैं। नहीं, क्षत्रिय का जन्म उत्तर वैदिक काल में, राजपूत का जन्म गुप्तोत्तर काल में। और फिर मैं लास्टली चर्चा करूंगा गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, स्वर्ण काल या एक मिथक, और वहीं पर प्राचीन काल की धारा की समाप्ति होगी और फिर शुरू होगा एक बड़ी क्रांतिकारी धारा, मध्यकाल, तृतीय नगरीय क्रांति। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।